ये वीडियो भी मुझे बनाने के लिए जरूरी नहीं लगा था, मगर बहुजन समाज के लोगों में मुझे कई सारे मित्रों की प्रतिक्रिया आई कि आपको ये जो बातें कह रहा है उसका खंडन करना चाहिए। विलास खरात का नाम गूगल करके देखिए, आपको दिखाई देगा कि कैसे वह ब्राह्मणों के कत्लेआम की बात कर रहा है, किस तरह से वह नकली इतिहास सुना रहा है कि ब्राह्मण कहां कहां से कैसे कैसे कब्जा करते भारत में आए। कल हमारी बात एक बहुत बड़े विद्वान से हो रही थी, विलास खरात का उन्हें पता नहीं, और कई 100 देशों की यात्रा कर चुके हैं। हमने कहा हुजूर, कई 100 देशों में जो आज यात्रा करके आपने सुना, वहां जाकर के आप हमारे पैर के नीचे जो दावानल तैयार करने वाले लोग हैं उनको नहीं देख पाए, तो आप कहीं मत जाइए, अपने घर में बैठिए, गूगल करिए। और इन दोनों ने 2030 की योजना बना रखी है कि 2030 में हम कत्लेआम कराएंगे। सम्यक प्रकाशन इनका साथ दे रहा है। जय जोहार, जय भीम, जय मूल्यवासी साथियों। एक महाशय हैं मनीष कुमार त्रिपाठी, इन्होंने एक वीडियो रिलीज किया है और उस वीडियो में उन्होंने मेरा जिक्र किया। पेशे से वो वकील है और हम ये मान रहे थे, या ज्यादातर ये लोग मानते हैं, शिक्षा हासिल करने के बाद आदमी या इंसान इंसान बनता है, मगर ब्राह्मण प्रजाति में पैदा हुए लोग इंसान बनते हैं क्या? तो मनीष त्रिपाठी किस बात से नाराज है, किस सच्चाई से वो डर रहे हैं? त्रिपाठी ने किसी पढ़े लिखे ब्राह्मण को पूछा, जिन्होंने कई देशों की यात्रा की है, और उन्होंने पूछा इस इंसान को जानते हैं क्या आप? तो उसने कहा मैं नहीं जानता हूं। तो मनीष त्रिपाठी ने ब्राह्मणों को आगाह किया कि ऐसे ऐसे नाम का व्यक्ति है और वह कुछ इतिहास की बातें बता रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। उसने उस बातों को मनगढ़ंत बातें कही। तो मनीष त्रिपाठी को वकील होने के नाते कौन सी मनगढ़ंत बातें हैं ये प्रमाण के साथ सिद्ध करनी चाहिए थी, अगर वो वकील है तो। मगर त्रिपाठी ब्राह्मण जातियों को कह रहा है कि ये लोग जो बातें प्रचार में ला रहे हैं, जो तथ्य सामने ला रहे हैं, इससे 2030 तक ब्राह्मणों को खतरा है। ब्राह्मणों में यह डर कहां से पैदा हो गया? एक संभावना यह है कि जनता का आंदोलन, जैन जी का आंदोलन दिल्ली में सफल रहा और ब्राह्मणों को जो लग रहा था कि अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता, मगर युवाओं ने, छात्राओं ने डटकर मुकाबला किया। इस वजह से भारतीय समाज में एक पॉजिटिव माहौल है। भारत में जनता के द्वारा कोई हिंसक आंदोलन नहीं चला, सरकार के द्वारा हिंसक आंदोलन चलाया गया। बल्कि भारतीय युवा और छात्र लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़क पर आए। ये बहुत बड़ा संदेश देश और दुनिया को गया। शायद इस आंदोलन का असर ब्राह्मण प्रजाति पर स्वाभाविक तौर पर हुआ होगा। दूसरी बात उसने ये कही कि 2030 तक नरसंहार ब्राह्मणों का होगा। तो ये ब्राह्मणों को इकट्ठा करने की उसकी रणनीति है। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है,
और उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण लोग हैं वो बीजेपी से नाराज है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और ब्राह्मण वर्ग नाराज है, बीजेपी से नाराज है। तो ये कैसे त्रिपाठी कैसे चुनाव लड़ना चाहता होगा? और वो ब्राह्मणों को वोट डालने के लिए उकसा रहा होगा, इसलिए उसको शायद ये वीडियो बनाना पड़ा होगा। उत्तर प्रदेश में मायावती जी ब्राह्मणों का तुष्टीकरण कर रही है, अखिलेश यादव भी ब्राह्मणों का तुष्टीकरण कर रहे हैं। मायावती जी तंज मारकर कह रही है कि अखिलेश यादव रंग बदलते हैं, तो उनका संदर्भ पीडीए का शॉर्ट फॉर्म बनाया, पीडीए पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक, और अभी उन्होंने उसका वास्तविक अर्थ बताया, पीडीए यानी पंडित। तो इस वजह से मायावती जी का तंज रहा होगा कि अखिलेश रंग बदल रहे हैं, और मायावती जी ये संदेश देना चाह रही थी ब्राह्मणों को कि आप अखिलेश यादव के साथ मत जाओ, हम सर्वजनवादी लोग हैं, हमारे साथ आओ। तो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों में कंफ्यूजन आ गया है। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों में क्या कंफ्यूजन आ गया है? भाजपा में जाएं या अखिलेश यादव के पीछे जाएं या मायावती जी के पीछे जाएं? तो उत्तर प्रदेश का जो ब्राह्मण है वो कैसा सोच रहा है, यह जानना समझना जरूरी है। और उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य जी का उभार हो गया है, अपनी जनता पार्टी का उभार हो गया है। तो ब्राह्मणवादियों में यह भी डर है कि अपनी जनता पार्टी की अगर सत्ता आई तो क्या होगा, बहुजनों के हित में फैसला करेगी, न्याय और समता, समानता, भाईचारा की व्यवस्था आएगी अपनी जनता पार्टी की। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को एक तरफ यही ब्राह्मणवादी लोग धमकियां दे रहे हैं, हत्या करने का सुपारी दे रहे हैं, हमला करने की साजिश कर रहे हैं। तो राजनीतिक तौर पर बहुजन समाज उत्तर प्रदेश में मजबूत है, क्योंकि उनकी संख्या, उनकी आबादी बहुत ज्यादा है। उसकी तुलना में ब्राह्मणवादी वर्ग अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश में 2027 में सुपड़ा साफ होगा, यह डर त्रिपाठी के बयान से दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि त्रिपाठी ने मेरा जिक्र जरूर किया, मगर हमने कौन सी गलत बातें बताई? तुम वकील हो, तुम तर्कवादी हो, वकील तर्कवादी होता है, तो तुम्हें खारिज करनी चाहिए थी, मगर तुमने खारिज नहीं की, आरोप लगाए। तो मैं मनीष त्रिपाठी को चुनौती देता हूं कि लखनऊ में हम तुम्हारे साथ डिबेट करने के लिए तैयार हैं। किसी टीवी चैनल पर डिबेट करने के लिए तैयार हैं, या हम एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे, उसमें हम तुम्हें गेस्ट के तौर पर बुलाते हैं और डिबेट करने के लिए त्रिपाठी रहेगा और मैं रहूंगा। तुम्हें इस बात पर ऐतराज है कि ब्राह्मण विदेशी है, ऐसा मैंने कहा। अगर ब्राह्मण विदेशी नहीं है तो कौन है, तुम ही बताओ। अगर ब्राह्मण विदेशी नहीं है तो कौन है? वन 1903 में बाल गंगाधर तिलक ने आर्टिक्ट होमिंदी वेदास किताब लिखा।
और तिलक ने खुले तौर पर यह मान्य किया कि हम लोग विदेशी लोग हैं, हम भारतीय लोग नहीं हैं। वन 1903 में भारत पर ब्रिटिशों का राज था और तिलक ने ऋग्वेद का स्टडी करके, ब्राह्मणिकल लिटरेचर का स्टडी करके ये निष्कर्ष निकाला कि ब्राह्मण लोग भारतीय नहीं है बल्कि वो विदेशी है और उनकी मूल मातृभूमि आर्टिक यानी ध्रुवीय प्रदेश है। वही बात आज डीएनए साइंस ने मान्य की। जो बात तिलक ने कही वही बात वर्तमान डीएनए साइंस ने मान्य की। तो मैं एक लेक्चर आयोजित करने वाला हूं कि 1903 में बाल गंगाधर तिलक ने जो बातें आर्टिक होम इन दी वेदास में बताई है वह बात डीएनए साइंस ने रिजेक्ट किया या स्वीकार किया। तो ये जो वकील है मनीष त्रिपाठी, तुम आ जाओ, तुम जो ब्राह्मणों के वकील बने हुए हो, आज तक ब्राह्मण हिंदू के चोले में छिपा पड़ा हुआ था, मगर आज ब्राह्मण हिंदू नाम छोड़कर ब्राह्मण नाम से आगे आ रहा है, इसलिए मैं त्रिपाठी को बधाई देता हूं। इसके लिए तुम बधाई के पात्र हो, क्योंकि ब्राह्मण लोग हिंदू के नाम के पीछे छिप रहे थे। मगर वो पहली बार एक ब्राह्मण उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण के नाम पर सामने आया है, मैं उसका स्वागत करता हूं, मगर डिबेट तो करो। ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि मार्टिमर व्हीलर के द्वारा आर्यन इन्वेंशन थ्योरी बताई गई है। सर, मार्टिमर व्हीलर का संशोधन ब्रिटिश जाने के पश्चात है। 50 के दशक का उनका एक्सकवेशन रिपोर्ट है। ब्रिटिश पीरियड में बाल गंगाधर तिलक ने किताब लिखी है 1903 में, आर्टिक होम इन दी वेदास। उसके 5 दशक बाद मार्टिमर व्हीलर का आर्यन इन्वेंशन थ्योरी का सिद्धांत आया। उन्होंने उसी हड़प्पन कल्चर का मुआयना किया, संशोधन किया, एक्सकवेशन किया और एक्सकवेशन के आधार पर उन्हें हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जगह पर नीचे जमीन में खुदाई करने के बाद कई सारी डेड बॉडीज मिली। कुछ डेड बॉडीज सीढ़ियों के ऊपर गिरी हुई मिली। महिलाओं के कंकाल मिले, पुरुषों के कंकाल मिले, छोटे छोटे बच्चों के कंकाल मिले। सर मार्टिमर व्हीलर कहते हैं कि उन लोगों के सिर के ऊपर कुल्हाड़ी के या धारदार हथियार के घाव थे, निशान थे। तो सर मार्टिमर व्हीलर का यह कहना है कि हड़प्पा कल्चर के अंदर जो उन्होंने एक्सकवेशन किया उसके अंदर उन्हें जो कंकाल मिले हैं वो नेचुरल उनका डेथ नहीं हुआ है, बल्कि उनको मर्डर किया गया है और यह मर्डर ब्राह्मण्स लोगों के द्वारा किया गया है। तो सर मार्टिमर व्हीलर के द्वारा हड़प्पन कल्चर का, मोहनजोदड़ो हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तो विदेशी आक्रांताओं के द्वारा आक्रमण किया गया और उसके द्वारा हड़प्पा कल्चर का डिक्लाइन हुआ। और उसके लिए उन्होंने वहां डेड बॉडीज को ढूंढा और डेड बॉडीज के सिर के ऊपर घाव थे, निशान थे, धारदार हथियार के द्वारा निशान थे। तो इस आधार पर मार्टिमर व्हीलर की थ्योरी पॉपुलर हो गई। भारत में नहीं, पूरे दुनिया में मार्टिमर व्हीलर की यह थ्योरी आर्कियोलॉजी के आधार पर खड़ी हुई है। ये तो 50 दशक के बाद यह थ्योरी सामने आई। मगर ब्रिटिश काल में ही बाल गंगाधर तिलक ब्राह्मणों को विदेशी कह रहे थे। क्या मंशा थी, क्या उद्देश्य था?
त्रिपाठी इसको खारिज करो। बाल गंगाधर तिलक ने कहा हम विदेशी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा हम विदेशी हैं, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को लिखे हुए खत में लिखा हम लोग बहुत जंगली लोग थे, शायद हमें खाने को नहीं मिला होगा या हमारे कबीलों में झगड़ा हुआ होगा और इस वजह से हमें वहां से माइग्रेशन करना पड़ा होगा और हम लोग घूमते घूमते हुए कजाकिस्तान, इराक, ईरान, कजाकिस्तान के रास्ते से हड़प्पा मोहनजोदड़ो के विशाल नगरों में प्रवेश किए। हम ये मान रहे थे कि हम लोग बहुत सभ्य जमात है, प्राचीन जमात है, मगर वो वहम दूर होता है जब हड़प्पन कल्चर को देखते हैं। सबसे प्राचीन जमात भारतीय लोग हैं। नेहरू जी ने कहा द्रविडियन लोग हैं। इंडस के लोगों को कहा कि ये द्रविडियन लोगों की महान सभ्यता है, दुनिया की सबसे महान सभ्यता है और हम विदेशी थे, हम आक्रांता थे, हम ब्राह्मण लोग, और हम लोगों ने इस कल्चर को डिस्ट्रॉय किया और इन लोगों के ऊपर राज किया। मान्य करते हैं, इनको रिजेक्ट करो ना। त्रिपाठी तुम वकील हो, डिस्कवरी इंडिया पर बैन करने की डिमांड करो ना, तिलक के लिटरेचर को बैन करने की डिमांड करो ना। खुद गांधी जी ने भी कहा कि ब्रिटिश अपने आप को प्रगत मानती है, मगर यहां के जो मूल निवासी लोग थे जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन को निर्माण किया, ये प्रगत जमात है। जैसे ब्रिटिश विदेशी है उसी तरह ब्राह्मण भी विदेशी है। ये बात खुद गांधी जी ने भी मान्य की। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध विद्वान व्यक्ति में से जिनका नाम अव्वल आता है, केदारनाथ पांडे उर्फ राहुल सांकृत्यायन, तो राहुल सांकृत्यायन ने भी मान्य किया कि हाँ हम विदेशी लोग हैं। तो इस आधार पर यह प्रमाणित होता है कि ब्राह्मणों ने खुद स्वीकार किया, ब्राह्मणों ने खुद मान्य किया कि वो विदेशी है। उल्गा से गंगा इस किताब में वो लोग आए थे तो क्या संवाद कर रहे थे, ब्राह्मण लोग कैसे जंगली और बर्बर जमात थी, ये लिखा हुआ है। उल्गा से गंगा ये किताब इतना पॉपुलर किताब है पूरे भारत में, जिसमें ये बात स्पष्टता लिखी गई है कि ब्राह्मण विदेशी है। तो उनको खारिज करो त्रिपाठी। महात्मा ज्योतिराव फुले तो खुले तौर पर लिखते थे ब्राह्मण विदेशी है। फुले शाह अंबेडकर ब्राह्मण विरोधी थे, ये हम कहा नकार रहे हैं, उन्हीं की तो परंपरा हम चला रहे हैं। ब्राह्मण विरोधी होना मतलब कोई पाप है क्या? हमारे आंदोलन की व्याख्या हमारे पुरखों से हमने सीखी है। हमारा आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है। हम किसी को नीचा दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे, हम हमारा सम्मान करना चाहते हैं। तुम्हारे ग्रंथ में तुमने लिख दिया ब्रह्मा के 4 बच्चे हुए, पुरुष के बच्चे नहीं होते, ब्रह्मा के बच्चे हुए। कैसे हुए त्रिपाठी बच्चे? ब्रह्मा के 4 बच्चे हुए। कैसे हुए? तुम वकील हो, ब्रह्मा के मुंह से एक ब्राह्मण बच्चा हुआ, पैर से शूद्र हुआ, इसीलिए किसान तुम्हारे गुलाम है, ओबीसी तुम्हारे गुलाम है, यही तुम बता रहे हो। वर्ण व्यवस्था का समर्थन कर रहे हो, ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी का समर्थन कर रहे हो, छुआछूत का समर्थन कर रहे हो, गैर बराबरी का समर्थन कर रहे हो, आदिवासियों को जंगल में खदेड़ दिया उसका समर्थन कर रहे हो, महिलाओं को दास बनाए उसका समर्थन कर रहे हो। तो ब्राह्मण अपनी वकीलीपन का इस्तेमाल उनके धर्म ग्रंथ में गलत बातें थी, जिस वजह से ब्राह्मणों को लोग दोषारोपण करते हैं।
इस वजह से कोई ब्राह्मण, भला ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण आगे आकर उनके श्रुति स्मृति, वेद, पुराण, काव्य, रामायण, महाभारत ये झूठे हैं, ये अभी तक कोई ब्राह्मण नहीं बोल रहा है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दो महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। एक सिद्धांत यह प्रस्तुत किया था कि ब्राह्मणों में आज तक कोई वॉलंटियर पैदा नहीं हुआ है, यानी कोई ऐसा क्रांतिकारी पैदा नहीं हुआ है जो गलत बातों को गलत कहे, सही बातों को सही कहे। मगर दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि ब्राह्मणों ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अपना वर्चस्व बरकरार कैसे रहे इसके लिए किया है। दुनिया में जो विद्वान हुए हैं उन्होंने उस देश को योगदान दिया है, कल्चर निर्माण करने के लिए योगदान दिया है, कानून बनाने के लिए योगदान दिया है, संविधान बनाने के लिए योगदान दिया है, साहित्य का सृजन करने के लिए योगदान दिया है, सृजनात्मक कार्य करने में योगदान दिया है, देश को बचाने के लिए कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है। ऐसा उन देशों का इतिहास में आपको ऐसे भले लोग नजर आएंगे। मगर भारत के जो ब्राह्मण है ये भले है क्या? इनका कोई भारत के लिए कोई महान योगदान है क्या? तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि ब्राह्मणों का भारत के नवनिर्माण के लिए कोई योगदान नहीं है, भारत के कल्चर और सभ्यता के निर्माण में इनका कोई योगदान नहीं है। तो उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल अल्पसंख्य विदेशी ब्राह्मणों का भारत पर बहुसंख्य लोगों पर कैसा कब्जा रहे, कैसा उनका वर्चस्व बरकरार रहे, इसके लिए भारत के ब्राह्मणों ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि ब्राह्मणों ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल वेश्या की तरह किया, इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूशन किया। त्रिपाठी की बात सुनकर मुझे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की उस कथन को याद मुझे आ रहा था कि ब्राह्मण अपनी गलतियां स्वीकार कर नहीं रहे, इनमें परिवर्तन संभव नहीं है, यह अपना वर्चस्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लास्ट उनका एक स्पीच है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का कि डेमोक्रेसी का फ्यूचर क्या है, डेमोक्रेसी का भविष्य क्या है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने उस स्पीच में, वॉइस ऑफ अमेरिका में दिया गया उनका स्पीच है, उस स्पीच में लास्ट में यह बात कही कि सरकार जो होती है वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए होती है और लोकतंत्र की धारणा बनाने के लिए पाठ्यक्रम एक अच्छा उपयुक्त साधन है। तो जो सरकार है उसको लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को लोकतंत्र मजबूत करने का जरिया बनाना चाहिए, ताकि जो छात्र जो हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उस शिक्षा के माध्यम से लोकतांत्रिकवादी हो जाए, उनकी जो जहन है, उनका जो माइंड है वो डेमोक्रेटिक हो जाए। मगर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं क्या वर्तमान की जो सरकार है, यानी तत्कालीन नेहरू सरकार, क्या ऐसा पाठ्यक्रम बना रही है या ब्राह्मणवादी पाठ्यक्रम बना रही है? तो बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं कि वो ब्राह्मणवादी सोच को सरकारी पाठ्यक्रम के द्वारा थोप रही है। उन्होंने उदाहरण दिया कि बैकवर्ड कास्ट के लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी बैकवर्ड कास्ट के लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर उनको शिक्षा मिली तो क्या हो सकता है, उसी तरह सभी ब्राह्मणों को शिक्षा मिल रही है और ब्राह्मण शिक्षित होने के बाद क्या परिवर्तन होता है? तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि सवर्ण ब्राह्मण हायर एजुकेशन लेते हैं, वो उनमें कोई परिवर्तन होता है क्या? तो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं उनमें कोई लिबरल माइंड नहीं पैदा होता, बल्कि हायर एजुकेशन लेने के बाद वो ज्यादा गैर बराबरी के समर्थक बनते हैं। वो हायर एजुकेशन इसीलिए लेते हैं ताकि शासन प्रशासन में ब्राह्मणों का कब्जा बरकरार रहे, इसके लिए वो हायर एजुकेशन लेते हैं। उसकी तुलना में अगर बैकवर्ड कास्ट के युवाओं में, छात्रों में अगर शिक्षा का स्तर बढ़ा तो वो लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आ सकते हैं, वो एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं, वो समानतावादी समाज रचना बनाने के लिए वो प्रयास कर सकते हैं
और उनका मुकाबला ब्राह्मणवादी लोगों से हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मणवादी वर्ग शासन प्रशासन में पहुंचकर वह पुरानी जो सड़ी गली व्यवस्था है उसको लोकतंत्र के ऊपर थोपेगा और बैकवर्ड कास्ट का युवाओं का छात्रों का संघर्ष उन ब्राह्मणवादी व्यवस्था से होगा। यह बात मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की याद आ रही है। हमारी लड़ाई लोकतंत्र बचाने के लिए है और त्रिपाठी की लड़ाई सच क्यों बोल रहे हैं, सच मत बोलो, इसके लिए चल रहा है। हमने किसी ब्राह्मण को गाली नहीं दिया। ब्राह्मण सोशल मीडिया पर डेली लगातार गालियां दे रहे, संविधान को गालियां दे रहे। इसके त्रिपाठी के प्रोफाइल को जाकर मैंने देखा तो BN राव को प्रमोट करने का काम वो कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे ब्राह्मण तो देशद्रोही है जो भारत के संविधान निर्माता का तौहीन कर रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का तौहीन कर रहे हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं। तो हमारे साथ डिबेट करो। त्रिपाठी जी, आप अगर वकील है और आप में योग्यता है वकीलपन का और आपको आपके पुरखों का इतना घमंड है तो डिबेट करो ना। मगर वो दुकान चलाना चाहते हैं। त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। मगर मैं ब्राह्मणों को अपील करता हूं कि आप ब्राह्मण के नाम से चुनाव लड़ो, हिंदू के नाम से मत आओ मैदान में। एक अच्छा मनीष त्रिपाठी के द्वारा एक अच्छा अभियान शुरू किया गया है कि ब्राह्मणों को इकट्ठा करो। लोकतंत्र में आप 3.5% है और आप 97% लोगों पर गुंडागर्दी कर रहे हो। यह नहीं सहा जा सकता। इसको गुंडागर्दी कहा जा सकता है कि 3.5% लोगों का कब्जा 97% लोगों पर हो। यह बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है। तो DNA के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है, ये हम कह रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास जेनेटिक साइंस के सबूत है। मैं मनीष त्रिपाठी को एक सलाह देता हूं, अगर मान लो हमने ब्राह्मण को विदेशी कहा तो विदेशी कहना गलत है क्या? तिलक ने ब्राह्मण को विदेशी कहा, सावरकर ने नेहरू ने ब्राह्मण को विदेशी कहा, गांधी ने ब्राह्मण को विदेशी कहा, राहुल सांकृत्यायन ने ब्राह्मण को विदेशी कहा, उर्फ केदारनाथ पांडे जी ने कहा। तमाम प्रसिद्ध ब्राह्मण इतिहासकारों ने मान्य किया ब्राह्मण विदेशी है। उसका क्या करोगे? उनके समय में जेनेटिक साइंस नहीं था। आज हमारे समय में जेनेटिक साइंस है और जेनेटिक साइंस के आधार पर ब्राह्मण विदेशी सिद्ध हो गया है। R1A1 जिनका DNA ग्रुप है वह वेस्ट यूरेशिया में मिलता है, तो ब्राह्मणों की मातृभूमि वेस्ट यूरेशिया है। ये कौन कह रहा है? जेनेटिक साइंस कह रहा है। किसी भी कोर्ट में अगर यह मामला जाएगा, हम भी चाहते कि जाए, ब्राह्मण विदेशी है यह कहने से ब्राह्मण को मिर्च लग रहा है, तो जाए किसी भी कोर्ट में, तो वहां तो जेनेटिक साइंस के आधार पर फैसला करना होगा ना। तो जेनेटिक साइंस के आधार पर प्रमाणित हो गया है ब्राह्मण विदेशी है, यह कहने में कहा गलत है? यह तो तथ्य है, यह तो सच है, इसको कहां नकारा जा सकता है? दूसरी बात, त्रिपाठी कह रहा है कि मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं। अरे सीधा कहो ना कि मैंने घोषित किया है कि ब्राह्मण लोगों तुम अगर विद्वान हो तो चाणक्य हिस्टोरिकल है, आप हमारे ऊपर आज तक थोपते आए हो। परशुराम की प्रतिमा दिखा दिखाकर लोगों में भय पैदा करते रहते हो। तो मैंने कहा है कि चाणक्य अगर ऐतिहासिक है तो सबूत लाओ और 10 करोड़ इनाम लेके जाओ। परशुराम अगर हिस्टोरिकल है तो सबूत लेके आओ और 10 करोड़ इनाम लेके जाओ। अभी तक कोई ब्राह्मण उस सबूत को स्वीकार, हमारे चैलेंज को स्वीकार नहीं किया। और त्रिपाठी महाशय, वकील महाशय है,
आ गए मगर इशारे में बात कर रहे हो, सीधा कहो ना इस वजह से तुम्हें मिर्च लगी है। मैं अभी दूसरे ब्राह्मणों को नहीं, दो ब्राह्मणों को चुनौती दे रहा हूं। एक है ये त्रिपाठी उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण और दूसरा है मोहन भागवत। अब ये ऑफर तुम दोनों के लिए सीमित है। तुम सिद्ध करो चाणक्य कैसा हिस्टोरिकल है, तुम सिद्ध करो परशुराम कैसा हिस्टोरिकल है। हमारी बात का असर क्षत्रिय लोगों में भी हो गया कि परशुराम काल्पनिक है। हम लोगों ने आरटीआई डाला, आरटीआई से सबूत मांगा कि चाणक्य और परशुराम ऐतिहासिक है, तो उनका बर्थ डेट कौन सी है, बर्थ साल कौन सा है, बर्थ प्लेस कौन सा है, और दोनों कोई हिस्टोरिकल होंगे तो उनका कोई पुरातात्विक प्रमाण या सबूत है क्या, उनके नाम से कोई इंस्क्रिप्शन या अभिलेख है क्या। तो एएसआई के द्वारा हमें लिखित से सबूत मिला कि दोनों काल्पनिक है, उनके कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। भारत सरकार की संस्था है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने मान्य किया दोनों काल्पनिक है। त्रिपाठी तुम्हें मानने में ऐतराज क्या है? यह है कि ब्राह्मण अभी भी इंसान बनने के लिए तैयार नहीं है। रामायण में बुद्ध का 16 बार जिक्र है, महाभारत में बुद्ध का 131 बार जिक्र है। इसलिए रामायण और महाभारत ये बुद्धोत्तर कालीन रचना है। ये हमने बताया। हमारे बहुजन समाज को तुम लोग मूर्ख बनाते आ रहे थे, हमने हमारे समाज को जगाने का काम किया। सबूत के आधार पर बोले हम लोग, तुमको मिर्ची लग रही है तो लगने दो। हमने बता दिया कि बुद्ध पूर्व ये काव्य नहीं है, बुद्धोत्तर काव्य है। किस लिए रचे? बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया में रामायण महाभारत का लेखन किया गया। और कलिंग युद्ध में ब्राह्मणों का नरसंहार किया सम्राट अशोक ने, अभिलेखों में खुदवाया। तो बृहद्रथ मौर्य की हत्या करने के बाद ब्राह्मणों ने अशोक राजा को ध्यान में रखकर एक काल्पनिक हिंसक पात्र बनाया जिसका नाम है परशुराम। हम ऐसी हवा में थोड़ी बोल रहे हैं, हमारे पास तथ्य है, सबूत है, इसके आधार पर बोल रहे हैं। इसलिए मनीष त्रिपाठी को चुनौती है, इशारे में मत बात करो, मुद्दे की बात करो, और मुद्दे की बात करते समय डिबेट के लिए आ जाओ। चाणक्य और परशुराम दोनों काल्पनिक हैं। इसके हमारे पास एक नहीं कई सारे सबूत हैं। और चाणक्य जो पात्र है ये तो 5वीं शताब्दी में निर्माण किया गया पात्र है, जिसका संबंध तुम चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दिखा रहे हो। मुझे एक घटना याद आ रही है कि राजस्थान में एक क्षत्रिय सम्मेलन का आयोजन किया था हमारे कुछ मित्रों ने। उसमें हमारे एक मित्र खुर्शीद भाई थे जो क्षत्रियों से इस्लाम कन्वर्ट हुए हैं, और अन्य क्षत्रिय लोग थे। वहां मैंने राजा जयचंद के बारे में ब्राह्मण लोग क्यों गद्दार कहते हैं, गद्दार का पर्यायवाची शब्द जयचंद, ऐसा ब्राह्मण क्यों कहते हैं, तो मैंने उसके तथ्य सबूत किए। तथ्य में यह बात कही कि ब्राह्मणों ने ये कहानी बनाई 16वीं शताब्दी में। पृथ्वीराज चौहान है 11वीं शताब्दी में, राजा जयचंद है 11वीं 12वीं शताब्दी में। ये समकालीन राजा है, दोनों का आपस में कोई बैर नहीं था। तो ब्राह्मणों ने क्षत्रिय लोगों के इतिहास को विकृत करने के लिए भविष्य पुराण में कहानी रची, और भविष्य पुराण अकबर के समय में लिखा गया ग्रंथ है, जिस ग्रंथ में अकबर को शंकराचार्य की संतान बताया। कितने महान है ब्राह्मण, इनके पास कौन सा ईमान धर्म है। उन्होंने जयचंद को गद्दार घोषित करने के लिए जो मुगल शासक था अकबर को शंकराचार्य की ब्राह्मण औलाद बताई और उसका नाम मुकुंद बताया। बाबरों का तक समर्थन किया
और उस ग्रंथ में राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की संयोगिता, जो जयचंद की काल्पनिक लड़की है, संयोगिता है नहीं, काल्पनिक थ्योरी बनाई और उसका स्वयंवर की कथा रची गई भविष्य पुराण में, और उसमें पृथ्वीराज चौहान को न्योता नहीं है। फिर वो उसका पुतला चिढ़ाने के लिए उसका पुतला बनाया और वो तुरंत आ गया, दिल्ली से तुरंत आ गया, जैसे कोई नजदीकी कन्नौज और दिल्ली बहुत नजदीक है ऐसा बताया, आ गया और वहां से उसने संयोगिता का हरण किया। ये मूल कहानी का स्रोत भविष्य पुराण है और यही भविष्य पुराण को आदर्श मानकर बाद के समय में 16वीं 17वीं शताब्दी में पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा गया। पृथ्वीराज रासो ये ग्रंथ क्षत्रियों का बदनामी करने के लिए लिखा गया है, केवल पृथ्वीराज चौहान की और राजा जयचंद की बदनामी करने के लिए नहीं, बल्कि तमाम क्षत्रियों का चरित्र हनन करने के लिए, उनका इतिहास बिगाड़ने के लिए पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा गया। और इस ग्रंथ का आधार क्या है? भविष्य पुराण है। तो हमने इतिहास के आधार पर, तथ्यों के आधार पर यह प्रमाणित कर दिया पृथ्वीराज रासो और भविष्य पुराण जो मुगल कालीन रचना है, अकबर के दरबार में बैठे हुए ब्राह्मणों ने लिखे हुए ये कपोल कल्पित ग्रंथ है, जिसके द्वारा उन्होंने राजा जयचंद्र को गद्दार घोषित किया गया और राजा जयचंद्र के द्वारा ही भारत गुलाम हुआ और पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए मोहम्मद गोरी को भारत में बुलाया। यह कहानी भविष्य पुराण के आधार पर है, इसका कोई हिस्टोरिकल आधार और प्रमाण नहीं है। 1193 में पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर बर्बरता पूर्वक मारा, छल करके मारा और वो पकड़वाने का श्रेय भी एक ब्राह्मण को जाता है। त्रिपाठी स्वीकार करो ना, कदम्बवास नामक ब्राह्मण ने पृथ्वीराज चौहान को पकड़वा के दिया। अरे स्वीकार करो ना ब्राह्मणों, इतिहास को इतिहास ही रहने दो, स्वीकार करो। हाँ, ये गद्दार था, ये गद्दार था, कदम्बवास गद्दार था जिसने मोहम्मद गौरी को भारत में बुलाया। राजा जयचंद गद्दार नहीं है, गढ़वाल परिवार गद्दार नहीं है, बल्कि राजा जयचंद के द्वारा बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर सुरक्षित रहा और वो एक बौद्ध परिवार का राजा था और आखिर में उसने और उसके गुरु ने बोध गया का रिनोवेशन किया। वहां उसका धम्मदान भी शिलालेख उपलब्ध है। इतिहास के आधार पर ब्राह्मण जानते हैं कि बौद्ध धर्म के भौतिक अवशेष जो जिंदा रहे उसका श्रेय राजा जयचंद को जाता है, इसीलिए ब्राह्मण जयचंद को गद्दार कहते हैं। यह बात हमने इतिहास के आधार पर सिद्ध करके बताया। तो ब्राह्मणों को स्वीकार करने के लिए ऐतराज क्या है? अगर ऐतराज है तो आप अपने सबूत लाओ और हमारी बातों को खारिज करो। जयचंद राजा गद्दार नहीं है। अगर आप इतिहास को स्वीकार नहीं कर रहे हो और कह रहे हो कि ब्राह्मणों के खिलाफ मनगढ़ंत बातें की, त्रिपाठी तुम्हारे ऊपर हमें तरस आ रहा है, तुमने कौन सी डिग्री हासिल की है? ऐसे ही वकालत करते हो? छोड़ दो वकालत, तुम्हें वकील कहने का अधिकार नहीं है। तो राजस्थान में उन क्षत्रिय सम्मेलन में मैंने दावा किया था कि जयचंद को आइंदा गद्दार मत कहो। महान थे राजा जयचंद, वो गद्दार नहीं थे, ये मेरे सबूत है। अगर ब्राह्मण लोगों को ऐतराज है तो वो उनके सबूत लाए, वो उनका सम्मेलन करे या वो सबूत हमें लिखित में भेजे या हमसे डिबेट करे और डिबेट करके राजा जयचंद गद्दार है, परशुराम ऐतिहासिक है, चाणक्य ऐतिहासिक है, ऐसे सिद्ध करने पर 3 करोड़ रुपए का इनाम हम ब्राह्मणों को देंगे, ऐसा ऐलान हमने राजस्थान में जाकर घोषित किया। यानी जयचंद पर 1 करोड़, चाणक्य पर 1 करोड़ और परशुराम पर 1 करोड़। नतीजा क्या हुआ? नेक्स्ट डे एक ब्राह्मण ने एफआईआर किया, मेरे खिलाफ एफआईआर किया और जो खुर्शीद भाई थे उनके खिलाफ, हम दोनों के खिलाफ एफआईआर किया।
अब हमारे कुछ क्षत्रिय लोग कह रहे थे कि सर अभी क्या करें, तो मैंने कहा डरने की बात नहीं है, जो बातें हम मंच पर कह रहे थे चलो वही बातें अब कोर्ट में आकर मुझे भी अवसर मिलेगा सबूत देने का, और जिस ब्राह्मण को आपत्ति है उसको भी अवसर मिलेगा सबूत देने का। तो मैंने कहा मिठाई बांटो, हमारी लड़ाई अब ऐतिहासिक होने वाली है। कुछ महीने पहले, 5-6 महीने पहले मुझे हमारे मित्र जो खानखानी क्षत्रिय है, यानी ओरिजिनल उनका वंश क्षत्रिय है, इस्लाम में कन्वर्ट होने के बावजूद भी वो अपनी पहचान को नहीं छुपाते हैं, बल्कि वो अपनी रीति रिवाज परंपरा क्षत्रिय ही मानते हैं। ऐसे हमारे परम मित्र खुर्शीद भाई ने कहा कि सर एक खबर है। मैंने कहा क्या खबर है? कि उस ब्राह्मण ने केस विड्रॉ कर लिया है, केस वापस ले लिया है। तो मुझे उस दिन से बहुत गुस्सा आया। अरे एक इतना बड़ा अवसर मिला था, ब्राह्मण 1 करोड़ रुपए का इनाम नहीं ले रहा था, तो मुझे लगा वही ब्राह्मण है जो कोर्ट में सिद्ध करेगा और हम उसको 3 करोड़ इनाम देंगे, या वो नहीं सिद्ध करेगा तो हम उस जजमेंट को आधार बनाकर पूरे बहुजन समाज को बताएंगे कि ब्राह्मण लोग केस हार चुके हैं, अब जयचंद गद्दार नहीं है, यह प्रमाणित हो गया है, कोर्ट का आदेश है और चाणक्य और परशुराम काल्पनिक है, हमारे सबूत सेटिस्फाई करने वाले हैं और ब्राह्मणों के पास कोई सबूत नहीं मिले हैं। तो हम खुशी मनाने वाले थे अगर वो केस चलती। तो मैंने खुर्शीद भाई को कहा कि हम बहुत नाराज हुए हैं, ब्राह्मणों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैंने अब घोषित किया परशुराम और चाणक्य के ऊपर 1-1 करोड़ रुपए का इनाम था, अब उसकी राशि बढ़ाकर 10-10 करोड़ की राशि मैंने घोषित की। इसका संबंध हमारे बहुजन समाज में जो अज्ञानता है उस अज्ञानता को दूर करना है, और ये जो चुनौती है ब्राह्मणों को वो स्वीकार करें या सरेंडर करें। मनीष त्रिपाठी को बुरा लग रहा है मगर इनडायरेक्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है। अब वो राशि 10 करोड़ की बजाय 15 करोड़ मैंने कर दिया है। मनीष त्रिपाठी के लिए और मोहन भागवत के लिए चुनौती है कि चाणक्य और परशुराम को बचाओ, क्योंकि वो वीडियो के ऊपर कमेंट मैंने देखी, ब्राह्मण लोगों की कमेंट है, अच्छी बात। तो ब्राह्मणों का जो घमंड था कि उनमें मेरिट है, उनमें योग्यता है, नहीं है। ब्राह्मणों में कोई मेरिट नहीं है, ब्राह्मणों में कोई योग्यता नहीं है, ब्राह्मणों ने किसी कल्चर का निर्माण नहीं किया, ब्राह्मणों का भारत बनाने में, भारत के इतिहास में, वर्तमान में कोई योगदान नहीं है। और वर्तमान में ब्राह्मण लोग जो ईवीएम का इस्तेमाल करके देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कब्जा करके लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, तो भारत के बहुजन लोग चुपचाप रहेंगे ऐसा नहीं है। त्रिपाठी को डर लगना स्वाभाविक है कि जब तुम ईवीएम को हथियार बनाकर लोकतंत्र को खत्म कर दोगे हिंदू राष्ट्र के नाम पर, तो भारतीय समाज चुपचाप नहीं बैठेगा। यह उनको डर सता रहा है और आरोप लगा रहा है कि ब्राह्मणों का नरसंहार करने वाले हैं बेवकूफ ब्राह्मण। ब्राह्मणों में जाओ और ब्राह्मणों के सामने गिड़गिड़ाओ कि तुमने ये पाप किया, इसको स्वीकार करो। और भारत में हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो मनुस्मृति का तंत्र थोपने की साजिश चल रही है, तो ब्राह्मण लोगों में जो विद्वान ब्राह्मण है वो तो कम से कम विरोध करे, मगर ब्राह्मण विरोध करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि लोकतंत्र की हत्या करने में ऐसे छद्म ब्राह्मण खुद को विद्वान कहते हैं, वो लोकतंत्र की हत्या में शामिल है। तो भारतीय बहुजन समाज 97% जो बहुजन समाज है वो चुपचाप कैसे बैठेगा? वो क्या करना चाहिए, कैसा आंदोलन होना चाहिए? हम तो अहिंसावादी आंदोलन चलाएंगे, हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं है, मगर लोकतंत्र का अधिकार, जनता को भाषण करने का अधिकार, जनता को संगठन बनाने का अधिकार, आंदोलन करने का अधिकार ही जब छीना जाएगा तो जनता क्या करेगी? अभी देखो बीजेपी गवर्नमेंट बच्चों को गोलियां दागी गई और कह रहे कि हमने दागा ही नहीं। एक तरफ कह रहे हमने कोई आदेश ही नहीं दिया, गृह मंत्री ने कोई आदेश नहीं दिया, दूसरे ने दिया। तो सब मजाक की बातें, आप लोगों की बातों को कोई सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो भी मुझे बनाने के लिए जरूरी नहीं लगा था, मगर बहुजन समाज के लोगों में मुझे कई सारे मित्रों की प्रतिक्रिया आई कि आपको ये जो बातें कह रहा है उसका खंडन करना चाहिए। हम लोग ब्राह्मणों को गाली नहीं देते, जैसे गाली का मतलब है बहनचोद, मादरचोद, ये गालियां होती है।
हमने किसी ब्राह्मण को ऐसी गालियां नहीं दी। हमने कहा अल्पसंख्य विदेशी ब्राह्मण है, एक तो विदेशी है, दूसरा अल्पसंख्य है, और अल्पसंख्य लोग लोकतंत्र पर कब्जा नहीं कर सकते। ये लोकतांत्रिक बातें हैं। अगर ब्राह्मण को गधा कहा तो गाली नहीं हुई, विशेषण हुआ। ब्राह्मण को झूठा कहा तो गाली नहीं हुई, विशेषण हुआ। मक्कार कहा, फरेबी कहा तो ये गाली नहीं है, विशेषण है। अब इतनी बात त्रिपाठी को नहीं समझ में आ रही है तो त्रिपाठी को वकील कहने में हमें लग रहा है उसको वकालत छोड़ देनी चाहिए, लांछन है वो। दूसरी कही हिंसा की बात तब आएगी जब लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तब हमें क्या फैसला लेना है तब हम फैसला करेंगे। हमारा अभी लोकतंत्र पर यकीन है, विश्वास है, इसीलिए डंके के चोट पर हम शांतिपूर्ण ढंग से लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा करके भाषण स्वातंत्र्य के आधार पर हम हमारी बातों को कह रहे हैं। तो तुम भी हमारी बातों को खारिज करो लोकतंत्र के दायरे में रहकर। मगर इसके लिए ब्राह्मणों को शर्त है कि वो लोकतंत्र के पदों पर जो कब्जा किया है उसको छोड़ दे। जुडिशरी में बैठे हुए ब्राह्मण पद छोड़ दे। पार्लियामेंट में 4-4, 5-5 पार्टियां बनाए हुए, वो पार्टियां बनाने वाले ब्राह्मण घोषित कर दे कि हम कब्जा नहीं करेंगे। ब्यूरोक्रेट्स में जो नाजायज कब्जा किया हुआ उसको छोड़ दे। मीडिया में जो नाजायज कब्जा करके बैठे हुए हैं उसको छोड़ दे। मगर ब्राह्मणों में कोई परिवर्तन संभव नहीं है। कॉकरोच पार्टी के द्वारा, युवा और जनता के द्वारा एक सैंपल टेस्ट हुआ तो ब्राह्मणों में डर पैदा हो गया है। और दूसरा डर है कि उत्तर प्रदेश में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की सत्ता आती है तो वहां वास्तविक लोकतंत्र लागू होगा, इसका डर ब्राह्मणों को है। ऐसा त्रिपाठी के बात से झलक रहा है। तो लोकतांत्रिक ढंग से ब्राह्मणों को अपील है, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को, कि आप अपने नाम से चुनाव लड़ो। एससी एसटी ओबीसी को हिंदू के नाम पर आप ये इस्तेमाल करना बंद करो, हो गया है। सनातन का शब्द का भी इस्तेमाल मत करो। सनातन शब्द ये तो बौद्धों का शब्द है, ये भारतीय मूल निवासी लोगों का शब्द है। तो त्रिपाठी की बात को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। वो अपना एक दुकान चलाना चाहते हैं और अपनी छवि बनाने के लिए, ब्राह्मणों में छवि बनाने के लिए वो बरगला रहे हैं। मगर इससे बात साफ साफ जाहिर हो रही है कि ब्राह्मण अगर किसी से डरता है, जागृति से डरता है, सच्चाई से डरता है, तथ्यों से डरता है। ये डर देखकर हमें खुशी हुई।